जय हिंद साथियों। आज की इस क्लास में हम प्रकाश का जो चैप्टर है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले आज प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? तो इसमें होता क्या है, जब भी हम किसी प्रकाश की किरण को एक विरल माध्यम से यदि हम उसे एक सघन माध्यम में प्रवेश कराते हैं। विरल माध्यम का अर्थ होता है कि प्रकाश के कण ऐसे माध्यम हैं जिसके कण दूर दूर हैं, जैसे वायु। और सघन माध्यम का मतलब होता है जिसमें माध्यम के जो कण होते हैं वह क्या होते हैं, पास पास होते हैं, जिसमें जो प्रकाश की चाल होती है कम हो जाती है और इसमें प्रकाश की चाल क्या होती है, बढ़ जाती है। तो वायु मतलब हो जाएगा विरल माध्यम और जल मतलब हो जाएगा हमारा सघन माध्यम। तो जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यहाँ से जो किरण ये आ रही है इसे बोलते हैं अपन आपतित किरण। और जैसे ही यहाँ से ये अंदर जाएगी तो ये कहलाएगी अपवर्तित किरण और इसको अपन कहते हैं अविलंब। तो जब भी कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह इस अभिलंब की तरफ ऑटोमेटिक क्या होती है, झुक जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और यदि इसके विपरीत हम ऊपर वाले माध्यम को सघन रखें और नीचे वाले माध्यम को विरल रखें, मतलब ऊपर हमारा जल हो जाए और नीचे हमारी क्या हो जाए, वायु। तो ऐसी स्थिति में जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो वह इस अभिलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। तो ये दो चीज़ें होती हैं जो कि हमें बताती हैं कि प्रकाश की किरण जब आर पार होती है तो उस घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, इसमें दो चीज़ें होती हैं मुख्य रूप से। इसमें ये वाला जो कोण होता है इसे कहते हैं अपन आपतन कोण। एंगल ऑफ आई बराबर जो होता है उसे अपन लिखते हैं आपतन कोण, क्योंकि ये प्रकाश की आपतित किरण से बनता है। और एंगल ऑफ आर बराबर होता है अपवर्तित कोण, क्योंकि ये किरण अपवर्तित किरण से मिलकर बना होता है। और इस स्थिति में यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से ये कोण हमारा आई है, जब ये इस तरफ थोड़ा झुक गया है तो ऐसी स्थिति में ये दोनों कोण आपस में बराबर नहीं हो सकते। इसमें ये आई है, इसमें ये बहुत ज़्यादा दूर चला गया, तब भी ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं, जिसमें पहला नियम हमसे कहता है कि जो आपतन कोण है एंगल ऑफ आई और जो अपवर्तित कोण है एंगल ऑफ आर, दोनों कोण कभी भी इसमें आपस में बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, और दूसरा जो नियम इसका होता है वह क्या होता है कि आपतित किरण, ये अभिलंब और ये अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल के बिंदु पर क्या होते हैं, उपस्थित रहते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे इसको लिख रखा हुआ है। तो इन दोनों को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब आगे है इसमें स्नेल का नियम। सबसे पहला प्रश्न इसमें बनता है कि स्नेल का नियम किससे संबंधित है। तो आपको याद रखना है कि जो प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती है उसी से संबंधित होता है हमारा स्नेल का नियम। इसमें होता क्या है, ऊपर हम पढ़कर आए थे कि एंगल आई बराबर नहीं होता है एंगल ऑफ आर के अपवर्तन की घटना में। तो इसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए कौन सा नियम आता है, स्नेल का नियम। तो स्नेल के नियम के अनुसार जो हमारा आपतन कोण होता है उसकी ज्या, ज्या मतलब को बोलते हैं अपन साइन, और जो अपवर्तन कोण होता है उसकी ज्या का जो अनुपात होता है वह एक प्रकार का नियतांक होता है। और ये जो नियतांक होता है इसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। चूँकि ये अपवर्तन के नियम से संबंधित है इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, अपवर्तनांक। अतः अपवर्तनांक म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। और जो म्यू होता है ये हमारा, जैसे अपन ने क्या लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, अपवर्तनांक। तो जो अपवर्तनांक होता है इसकी जो परिभाषा होती है वह क्या होती है, किसी भी माध्यम में यदि प्रकाश की चाल में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है अथवा क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो उसको ज्ञात करने के लिए हम जो उपयोग करते हैं उसी को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। आप सिंपल सी बात इसमें याद रखिए, जब मान लो कोई प्रकाश की किरण वायु में है तो उसकी प्रकाश की चाल क्या होगी, ज़्यादा होगी। यदि मैं इसे कांच के अंदर लेके जाऊंगा
तो कांच कठोर होता है, सघन होता है, तो उसमें जब प्रकाश की किरण जाएगी तो उसकी चाल में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। तो किसी भी माध्यम में यदि प्रकाश की चाल में वृद्धि हो रही है अथवा कमी हो रही है तो उसी को ज्ञात करने के लिए हम अपवर्तनांक और अपवर्तनांक से संबंधित एक और नाम होता है, इंग्लिश में कहते हैं इसको RI, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे है इसमें अपवर्तनांक, इसी को और हम डिटेल से ज़्यादा पढ़ते हैं। तो अपवर्तनांक सामान्यतः दो प्रकार का पढ़ा जाता है। पहला होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, जिसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरा होता है सापेक्ष अपवर्तनांक, जिसे आप रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। यदि हम किसी भी वस्तु का अपवर्तनांक वायु में यदि हम वायु के सापेक्ष निकालते हैं तो उसको हम कहते हैं उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक, और यदि हम किसी अन्य माध्यम का वायु के सापेक्ष निकालते हैं तो उस अपवर्तनांक को कहते हैं अपन सापेक्ष अपवर्तनांक। दो तरीके से पढ़ा जाता है, दोनों को समझ लो आप इसमें। यदि हम वायु का वायु के सापेक्ष निकाल रहे हैं तो क्या कहलाता है? वो निरपेक्ष। और यदि किसी दूसरे माध्यम का हम वायु के सापेक्ष निकाल रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? हमारा सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, आगे इसका एक और फॉर्मूला लिखा है अपवर्तनांक का, तो ये फॉर्मूला भी आपको इसमें याद रखना है कि जो अपवर्तनांक होता है वह 1/, प्रकाश की चाल के बराबर होता है। मतलब यदि आप प्रकाश की चाल को बढ़ाएंगे तो उस वस्तु का जो अपवर्तनांक होगा वह क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और यदि आप इस प्रकाश की चाल को कम करेंगे तो उस स्थिति में जो अपवर्तनांक होगा उसका मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये बात भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, यहाँ से अपवर्तनांक को म्यू कर से शो किया है और प्रकाश की चाल को कैपिटल C से शो किया है। तो अब हम आगे इसमें जो सापेक्ष अपवर्तनांक है और जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है उसको निकालना सीखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कुछ मान लिखे हुए हैं जिसमें मैंने लिखा है कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल। यदि हम बात करें जब प्रकाश की चाल वायु में या निर्वात में चलती है तो वह कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर अपॉन सेकेंड। इसी प्रकार से यदि आप जल में निकालेंगे तो जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर अपॉन सेकेंड होती है। इसी प्रकार से यदि आप बर्फ़ में निकालेंगे तो 2.30 × 10⁸ मीटर अपॉन सेकेंड होती है। और ऐसे ही मैंने अलग अलग जो माध्यम है उनके अंदर मैंने प्रकाश की चाल के बारे में कुछ वैल्यूज़ लिख रखी हैं और ये वैल्यू आपको इसमें याद रखना है। अब हम सीखते हैं इसमें, जैसे मैंने यहाँ पे एक प्रश्न लिखा कि वायु का अपवर्तनांक क्या होगा? प्रश्न क्रमांक 1, वायु का अपवर्तनांक ज्ञात करें। कई बार क्या होता है परीक्षाओं में इनका सीधा मान पूछ लिया जाता है। तो वायु का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है कि अपवर्तनांक बराबर होता है 1/c। जब भी अपवर्तनांक निकालते हैं तो हम किसी के सापेक्ष में निकालते हैं। तो ऊपर मैंने पढ़ाया था यदि आप वायु का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं तो वायु का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष निकाला जाता है? हमेशा वायु के सापेक्ष। तो ये वायु के सापेक्ष निकाल रहा हूँ, जिसके सापेक्ष निकालते हैं उसको नीचे लिखते हैं और जिसका निकालना होता है वो ऊपर लिखते हैं। तो ये हो जाएगा म्यू वायु और ये जिसका निकाल रहे हैं म्यू एयर। तो एक बार एयर का आएगा ऊपर और एक बार म्यू आएगा एयर का नीचे। ये वाला एयर जिसका अपन निकालना चाह रहे हैं, ये वाला एयर जिसके सापेक्ष निकाल रहे हैं। तो म्यू बराबर होता है 1/c। तो 1/c किसका? एयर का, बटे 1/c किसका? एयर का। तो जब ये आपस में सॉल्व होकर आएंगे तो ये वैल्यू ऊपर चली आएगी सी एयर अपॉन क्या होगा? सी एयर बराबर। तो एयर की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर अपॉन सेकंड। यहाँ भी कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर अपॉन सेकंड। दोनों वैल्यू आपस में कट गई तो आंसर कितना आ गया हमारा? 1। तो आपको याद रखना है कि वायु का अपवर्तनांक हमेशा कितना होता है? 1 के बराबर होता है। ठीक है, अब इसी में यदि मैं आपसे पूछूं कि कांच का अपवर्तनांक कितना होगा, जब तक प्रश्न में नहीं दिया कि किसके सापेक्ष में निकालना है तब तक आपको हमेशा वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक को ज्ञात करना है। तो जब हम
कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे। तो अभी मैंने बताया था आपको, जिस वस्तु का हमें अपवर्तनांक ज्ञात करना होता है उसे लिखते हैं अपन ऊपर, और कांच का किसके सापेक्ष निकालेंगे, तो आंसर यहाँ पे लिखेंगे आप क्या, वायु। तो सबसे पहले ऊपर चाल आएगी किसकी, कांच की, तो म्यू ग्लास, और नीचे चाल किसकी आएगी, एयर की। तो जब इसका फॉर्मूला होता है म्यू बराबर क्या होता है, 1/c, तो म्यू बराबर क्या लिखेंगे, 1/c ग्लास, मतलब ग्लास की चाल, और 1/c एयर की चाल। तो इसमें एक बात स्पष्ट हो जाती है कि जिस वस्तु के सापेक्ष अपन निकाल रहे हैं उसकी चाल तो आती है हमेशा ऊपर, और जिसका निकाल रहे होते हैं उसकी चाल कहाँ आती है, नीचे, क्योंकि ये 1/, के अपॉन में होते हैं, जिससे ये वाली वैल्यू कहाँ पहुँच जाती है, ऊपर, और ये कहाँ रह जाती है, नीचे। तो आप इसमें एक ही लाइन में याद रखेंगे, जब भी आपसे किसी भी वस्तु का अपवर्तनांक पूछा जाएगा तो उस वस्तु की चाल आती है नीचे, और हम जिसके सापेक्ष निकालते हैं मतलब वायु, तो उसकी चाल आती है ऊपर। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दें, प्रकाश की चाल कितनी होती है वायु में, तो आंसर होगा यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर अपॉन सेकेंड डिवाइड, कांच की कितनी होती है, 2 × 10⁸ मीटर अपॉन सेकेंड। इससे ये कैंसिल हो गया, इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1.5, और यही इसका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। देखिए जो ये मैंने मान निकाले हैं दो, इनको अच्छे से याद कर लेना, पेपर में इनके बारे में पूछा गया है प्रश्न। एक और प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ, तो वो और आप इसको समझ लीजिए, ठीक है। अब हम इसमें हीरे का अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 3 है हमारा, हीरे का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष निकालेंगे, तो हमेशा जब कुछ भी प्रश्न में नहीं दिया है तो हम हमेशा वायु के सापेक्ष ही अपवर्तनांक को ज्ञात करते हैं। तो इसका जब अपवर्तनांक आप निकालेंगे तो सी ऑफ एयर, मतलब ऊपर आएगी प्रकाश की चाल, सी ऑफ डायमंड, क्योंकि हीरे को अपन डायमंड कहते हैं, तो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर अपॉन सेकेंड डिवाइड बाय डायमंड की कितनी होती है, ये लिखिए डायमंड, तो डायमंड का होता है 1.24 × 10⁸ मीटर अपॉन सेकेंड। इससे ये कैंसिल हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर चला जाएगा 300, और 300 में भाग लगाएंगे आप 124 का, तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कीजिए, 300 में भाग लगाइए 124 का, तो ये जाएगा कितने बार, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो ये आएगा 48, 2 एकम 2, इसको घटाएंगे तो यहाँ 2 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा 5, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, फिर लगाएंगे यहाँ दशमलव, ये 0, 12 तिया 36, 12 चौको 48, 12 पंच 4 बार जाएगा, ये 4 चौको 16 की 6 यहाँ से लाएगी 1, 4 दूनी 8 और 1 9, और 4 एकम 4। अब इसे घटाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा ये मान इसमें आ गया है। तो हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वह 2.42 होता है। इसमें एक और बार सॉल्व करेंगे तो लगभग आपका ये मान निकल के आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर वायु का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक और हीरे के अपवर्तनांक के बारे में आपको बताया है, ठीक है। अब हम इसमें अपवर्तनांक से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला बिंदु है कि किसी पदार्थ की सघनता या विरलता उस पदार्थ के घनत्व के ऊपर निर्भर करती है। मतलब कोई भी पदार्थ कितना ज़्यादा घना है या कितना ज़्यादा विरल है। यदि इस छोटे से डब्बे के अंदर केवल 2 कण उपस्थित हैं और इसी जैसे एक और डिब्बे के अंदर मान लो 10 कण उपस्थित हैं, तो कौन सा घना होगा, ये वाला, और ये वाला क्या होगा, हमारा विरल। यही चीज़ कहलाती है क्या, हमारा घनत्व। तो इस बात को आप याद रखेंगे। दूसरा बिंदु है कि जो अपवर्तनांक होता है वह घनत्व के समानुपाती होता है, तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती, प्रकाश की चाल के व्युत्क्रमानुपाती और तापमान के भी क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। इसको मैं एक लाइन में आपको समझा दूं कि जो चीज़ें आपस में समानुपात होती हैं, यदि उनको हम बढ़ाते हैं तो ये मान भी बढ़ जाता है, यदि इसको घटाएंगे तो ये मान भी घट जाएगा। लेकिन जो चीज़ें इसके व्युत्क्रमानुपात में होती हैं उसमें उल्टा होता है, यदि इनको आप बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, घट जाती है, और यदि इनको आप घटाएंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो आप दोनों बातें याद रखेंगे कि यदि हम किसी भी वस्तु की तरंगदैर्ध्य
प्रकाश की चाल या तापमान में वृद्धि करते हैं तो अपवर्तनांक का मान घट जाता है, और इनके मान में यदि कमी करेंगे तो अपवर्तनांक के मान में वृद्धि हो जाएगी। घनत्व को बढ़ाएंगे तो अपवर्तनांक बढ़ेगा, घटाएंगे तो अपवर्तनांक घट जाएगा। ठीक है। अगला बिंदु दिया है इसमें कि अपवर्तनांक के ऊपर आवृत्ति का किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इस पॉइंट के ऊपर आप IMP बना के लिख लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा फैक्टर है जो अधिकांश बच्चों को पता नहीं होता है। जब जब आवृत्ति के बारे में बात आएगी तो आवृत्ति को चाहे तो आप बढ़ा लो या फिर घटा लो, ऐसी स्थिति में उसके अपवर्तनांक पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला बिंदु है इसमें कि जब हम पानी में किसी पेंसिल को या किसी सिक्के को डालते हैं तो वह अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर हमें दिखाई देता है। पेंसिल का एक्सपेरिमेंट तो आप सभी ने कभी ना कभी जीवन में देखा ही होगा। पेंसिल को पानी में डालते हैं तो वह हमें थोड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो ये सब घटनाएं किसकी होती हैं? प्रकाश के अपवर्तन की। ठीक है। अगला बिंदु दिया है इसमें कि पानी के अंदर से बाहर की ओर देखने पर किसी भी वस्तु या व्यक्ति अपनी मूल स्थिति से थोड़ा ऊपर की ओर दिखाई देता है। यदि आप कभी भी किसी नदी या तालाब में नहाए हुए हैं तो जब उसमें पानी में सब बाहर के व्यक्ति को देखेंगे तो वह व्यक्ति अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा, क्योंकि आप हैं सघन माध्यम में और वो कौन से माध्यम में? विरल माध्यम में। सघन से विरल में जब प्रकाश की किरण जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, मतलब वो अपनी मूल स्थिति से थोड़ा सा दूर चला जाता है, इसलिए हमें वो व्यक्ति थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। ठीक है। अगला है बिंदु इसमें कि सूर्यास्त और सूर्योदय के समय जो हमें सूर्य होता है ठीक 2-2 मिनट पहले दिखाई देता है। ऐसा हमें वायुमंडल के अपवर्तन की वजह से दिखाई देता है। तो इसके बारे में जो तथ्य मैंने नीचे लिख रखा है, यहाँ मैंने इसको समझा दिया है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। अगला दिया है तारों का अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखाई देना। तो ये बिंदु भी आप इसमें याद रखेंगे। तारों का टिमटिमाना, ये भी क्या कहलाएगा? आपका अपवर्तनांक का ही एक उदाहरण कहलाएगा। पानी में डाली गई छड़ी का टेढ़ा प्रतीत होना, ये पेंसिल के समान आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है। ये अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि जब सूर्य अस्त होता है और सूर्य उदय होता है तो उसके ठीक 2 मिनट पहले ही हमें सूर्य दिखाई देने लगता है। ऐसा क्यों होता है? वायुमंडल के अपवर्तन की वजह से, और जिसका कुल समय कितना हो जाता है? 4 मिनट, यदि दोनों की बात की जाए तो ये पॉइंट भी हमारे एग्जाम के लिए IMP होता है। यदि इसका प्रश्न पूछा जाता है तो आपका आंसर होगा कि वायुमंडल के अपवर्तन के कारण हमें सूर्योदय और सूर्यास्त ठीक 2-2 मिनट पहले ही दिखाई देता है। देखिए होता क्या है, यह है सूर्य की वास्तविक स्थिति, ये हम यहाँ पे निवास करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक वायुमंडल की ये अलग अलग परत है हमारी। तो कुछ परत बहुत ज़्यादा गर्म है तो कुछ परत कैसी है? ठंडी, जिसकी वजह से इनमें क्या होता है? अपवर्तन की घटनाएं होने लगती हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर घनत्व का मान घट जाता है, जिससे विरलता बढ़ती है। मतलब नीचे का माध्यम सघन होता है और ऊपर का माध्यम क्या होता है? विरल। हम नीचे से देख रहे हैं तो जब सघन से विरल में जाती है तो वो किरण क्या होती है? अभिलंब से दूर चली जाती है। तो मान लो सूर्य यहाँ पर था तो हमें थोड़ा देर पहले ही दिखाई दे जाएगा, हमें ऐसा इसका आभास हो जाएगा। ठीक है। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। अब आगे है इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसमें होता क्या है कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतित किरण का आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाए तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में वापस आ जाती है। और इसके लिए एक जो महत्वपूर्ण घटना है वह क्या होती है कि इसके लिए प्रकाश की किरण का सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना आवश्यक होता है। ठीक है। तो देखो इसको थोड़ा आप डायग्राम की सहायता से समझेंगे तो आपको भली बात ये समझ में आएगा, क्योंकि थ्योरी से इतना ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो इसमें एक नया शब्द आया है, इसका नाम है क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या होता है? तो बेसिकली क्या होता है, मान लो ये कोई प्रकाश की किरण है। मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आ रही है,
और ये माध्यम था हमारा कैसा, सघन, ऊपर वाला, और नीचे वाला माध्यम कैसा है, विरल। तो देखिए 2 चीज़ें और इसमें याद रखेंगे, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए और क्रांतिक कोण के लिए प्रकाश की किरण का सघन माध्यम से विरल माध्यम में आना आवश्यक होता है। यदि आप इसका उल्टा कर देंगे तो ना तो क्रांतिक कोण बनेगा और ना ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश की किरण का हमेशा सघन से विरल में आना आवश्यक है। आगे है, जब ये सघन से विरल में आती है तो अभिलंब से क्या होती है, दूर हो जाती है। ये कोण हमारा आई होता है और ये वाला कोण क्या होता है, आर होता है। और यदि मान लो मैं अब आगे इसमें क्या करूं, हल्का सा थोड़ा सा आई का मान बढ़ा दूं। अभी देखो आई इतना सा है ये, तो ये किरण इतनी दूर चली गई। यदि दूसरे वाले केस में मैं क्या करूं इसमें कि यदि आई के मान को थोड़ा और बढ़ा दूं, ये बढ़ा दिया, तो ये जो अभिलंब से दूर भाग रही है तो ये इतनी दूर भाग जाएगी तो कि जो यहाँ से इधर से ये जो कोण बनाएगी वह कितना कर लेगी, 90 डिग्री। तो ये कोण आई और ये वाला कोण क्या हो जाएगा, आर। तो आपतन कोण का ऐसा मान जिसके लिए अपवर्तित कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, तो उसी घटना को अपन क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। समझ रहे हैं बात को। तो क्रांतिक कोण के लिए प्रकाश की किरण का सघन माध्यम से विरल माध्यम में आना आवश्यक होता है। अब इसी को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा तो हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन बन जाएगा। अगली बार क्या करेंगे कि आई का मान अपन थोड़ा सा और बढ़ा दे रहे हैं। यदि आई का मान अपन ने बढ़ाया तो अब देखो पहले यहाँ पर था आई का मान, तो ये अभिलंब से दूर इतना भागा था, थोड़ा आई को मान और बढ़ाया तो ये इसके समान हो गया। यदि मैं थोड़ा सा आई का मान और बढ़ाऊंगा तो ऐसी स्थिति में जब ये किरण अपवर्तित होगी तो पुनः यहाँ से ये तो 90 से भी क्या होगी, ये आगे निकल जाएगी। तो ये वाला इतना इतना कोण क्या कहलाएगा, हमारा आर, और ये कोण क्या हो जाएगा, हमारा आई। तो ये जो माध्यम था ऊपर वाला कैसा था, हमारा सघन, नीचे वाला माध्यम क्या था, विरल। तो ऐसी स्थिति में ये इतना इतना कोण था 90, तो 90 से ये कोण क्या हो गया, ज़्यादा। 90 वाला कोण क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो आपतन कोण का ऐसा मान जिससे अपवर्तित कोण का मान इस क्रांतिक कोण से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, जिससे प्रकाश की किरण फिर से उसी माध्यम में वापस आ जाए। इसी घटना को अपन पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, आगे हैं इसके उदाहरण और शर्तें। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान हमेशा क्रांतिक कोण से ज़्यादा होता है, और दूसरा इसका शर्त है कि प्रकाश की किरण हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही आनी चाहिए। ठीक है, उदाहरण की बात करें तो आपने मृग मारीचिका का नाम सुना होगा, जिसे आप इंग्लिश में मिराज कहते हैं। गर्मी के दिनों में जब हम सड़क पे चलते हैं तो हमें सड़क पर पानी के होने का अनुभव होता है, ऐसा हमें प्रतीत होता है उसमें। तो उसी घटना को कहते हैं अपन मृग मारीचिका। दूसरा है हीरे का चमकना। आगे है प्रकाशीय तंतु। पानी में पानी के बुलबुले का चमकीला दिखाई देना। कांच पर किसी पड़ी हुई दरार का चमकना। आगे है चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले एंडोस्कोपी, जिसे अपन कहते हैं अंतर्दर्शी नामक यंत्र में। गर्मी के दिनों में सड़क पर पानी का दिखाई देना। तो यह सभी जो उदाहरण होते हैं ये हमारे प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना से संबंधित होते हैं। ठीक है, एक और बिंदु है कि ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः सतह का तापमान अधिक होने की वजह से गर्म सतह के समीप वायु क्या होती है, गर्म होती है, और तथा ऊपर की ओर बढ़ने पर हवाएं कैसी हो जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं। तो ये घटना भी हमारी किस में आती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में आती है। और इसी घटना के फलस्वरूप हमारा ये जो होता है मृगमरीचिका और गर्मी के दिनों में सड़क पे पानी दिखाई देना, इसी की वजह से ये घटनाएं हमारे उसमें हमको देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब आगे है इसमें इंद्रधनुष। इंद्रधनुष कब बनता है, तो प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटनाओं के फलस्वरूप जब वर्ण विक्षेपण की क्रिया होती है तो इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो एक घटना तो ये, दूसरी अपवर्तन,
तीसरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन और चौथा हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। तो इन 4 घटनाओं के फलस्वरूप हमेशा इंद्रधनुष का निर्माण होता है। जब वायुमंडल में उपस्थित वर्षा की छोटी बूंदों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो हमेशा इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ठीक है, इसे हम डायग्राम की सहायता से समझते हैं। यहाँ पर मैंने एक बुलबुला लिया हुआ है जो कि पानी की बूंद का है, जो कि यहाँ पे लिखा है वर्षा की बूंद का एक बुलबुला। ये यहाँ से सूर्य का प्रकाश आ रहा है जो कि इस बुलबुले के अंदर क्या कर रहा है, प्रवेश। चूँकि बाहर माध्यम क्या है हमारा, वायु, और ये बूंद का है कि ये पानी की, तो ये माध्यम कैसा हो गया, ये माध्यम हो गया आपका बाहर वाला विरल, और अंदर वाला माध्यम कैसा हो गया आपका सघन। तो जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वह अविलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। इस घटना को अपन क्या कहते हैं, अपवर्तन। तो सबसे पहले यहाँ पर हुआ अपवर्तन, फिर यहाँ से टकराएगा, तो अपवर्तन होने के बाद में जैसे ये टकराएगा तो यहाँ पर घटना होगी वर्ण विक्षेपण की। मतलब इसमें विभिन्न विभिन्न आपको रंग दिखाई देंगे, और वो रंग कितने होंगे आपके, 7 रंग। फिर यहाँ से टकराएगा तो इस घटना को अपन बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इससे टकरा के और इसी माध्यम में रह गया वो, और फिर यहाँ से ये किरणें क्या हो जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी, जिसमें बाहर की तरफ लाल रंग होगा और अंदर की तरफ क्या होगा, बैंगनी रंग होगा। इसके फलस्वरूप ही क्या बन जाएगा, हमारा इंद्रधनुष का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अब आगे है इसमें इंद्रधनुष के प्रकार। तो इंद्रधनुष मुख्य रूप से 2 प्रकार से निर्मित होता है। पहला कहलाता है प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरा होता है हमारा द्वितीयक इंद्रधनुष। जब इंद्रधनुष बारिश की बूंदों के द्वारा प्रकाश के 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूरा नाम लिखेंगे आप इसमें, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के फलस्वरूप बनता है, तो उसे अपन कहते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष। और यहाँ पर है जब 2 बार तो क्या हो जाए, अपवर्तन की घटना, और 2 ही बार क्या हो जाए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो इसमें आप लिख लेना। तो इस घटना के फलस्वरूप हमारा द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की तरफ होता है और बैंगनी रंग अंदर की तरफ होता है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में बैंगनी रंग बाहर की तरफ होता है और लाल रंग अंदर की ओर होता है। आगे है, यह द्वितीयक इंद्रधनुष के नीचे बनता है और यह वाला प्राथमिक इंद्रधनुष के ठीक ऊपर बनता है। यह अधिक चमकीला होता है, शाइनी होता है, और यह कम चमकीला होता है। ठीक है, इसमें इसके जो अलग अलग रंग होते हैं उनके बीच की जो कोणीय चौड़ाई होती है वह 2 डिग्री होती है, और इसके रंगों के बीच की कोणीय चौड़ाई 3.7 डिग्री होती है। इसमें लाल रंग का हमारी आँख पर 42 डिग्री 8 मिनट सेकंड का 8 मिनट का कोण बनता है, और जो बैंगनी रंग होता है उसका 40 डिग्री 8 मिनट का कोण बनता है। इस वाले में बैंगनी रंग का हमारी आँख पर 54 डिग्री 52 मिनट का कोण बनेगा, और लाल रंग की किरण का 50 डिग्री 8 मिनट का कोण बनता है। तो ये कोण भी हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन मुख्य बात जो ज़रूरी है वह कौन सा है, पहला वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन कौन सी घटना के फलस्वरूप प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ठीक है, अब आगे है इसमें लेंस के बारे में। तो लेंस एक पारदर्शक वस्तु का वह टुकड़ा होता है जो एक निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है, लेंस कहलाता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लेंस का निर्माण किससे होता है, तो लेंस एक ठोस गोले से मिलके बना होता है। और जब मैंने आपको दर्पण पढ़ाया था तो दर्पण के बारे में पढ़ाया था कि वह एक खोखले गोले से मिलके बना होता है। तो खोखले गोले से दर्पण का निर्माण होता है और ठोस गोले से लेंस का निर्माण होता है। ठीक है, लेंस सामान्यतः अपवर्तन के सिद्धांत पे काम करता है, और जो दर्पण होता है वह परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। लेंस मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है अवतल लेंस और दूसरा होता है हमारा उत्तल लेंस। ऐसा लेंस जो किनारों पर, ये वाले हिस्सों पर कैसा होता है, मोटा होता है। किनारों पर कैसा होता है, मोटा।
और बीच में कैसा होता है, पतला होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। और जो किनारों पर तो कैसा हो जाए, पतला हो जाए, दोनों प्रकार के किनारों पे, और मुख्य रूप से बीचों बीच में कैसा हो जाए, मोटा हो जाए, तो उसे अपन कहते हैं उत्तल लेंस। ठीक है। सामान्यतः जो अवतल लेंस होता है, इसमें जब कोई प्रकाश की किरण आती है तो वह उसका जब अपवर्तन होता है तो वह यहाँ से क्या होती है, ऐसे विभिन्न दिशाओं में बाहर की तरफ फैल जाती है। ऐसे लगेगा कि ये बाहर की तरफ क्या हो रही है, ऐसे फैल रही है। तो फैलने की घटना को अपन क्या कहते हैं, अपसारी कहते हैं। इसलिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि जो हमारा अवतल लेंस होता है वह एक प्रकार का अपसारी या डाइवर्जिंग लेंस होता है। जब हम इसकी बात करते हैं उत्तल की, तो जब इसमें ऐसे प्रकाश की किरण आती हैं तो वह अपवर्तन के बाद में किसी एक बिंदु पे आके क्या हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं। एक बिंदु पे इकट्ठा होना क्या कहलाता है, कन्वर्जिंग या फिर अभिसारी कहलाता है। अतः उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं और अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है। आगे है, ये बीच में पतला किनारों पर मोटा होता है, ये बात मैंने आपको पढ़ा दी है। और ये वाला बीच में मोटा होता है और किनारों पर कैसा होता है, पतला होता है। इसमें दो वक्रता केंद्र और दो फोकस बिंदु होते हैं। इसमें भी दो वक्रता केंद्र और दो फोकस बिंदु होते हैं। इसमें बिंदु ओ को हम प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, इसमें भी बिंदु ओ को हम प्रकाशीय केंद्र ही कहते हैं। आगे है, जो हमारा अवतल लेंस होता है इसमें वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा बनता है, आभासी होता है और कैसा होता है, सीधा होता है। लेकिन इसमें जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वह वस्तु से बड़ा भी होता है, वस्तु के बराबर भी होता है, वस्तु से छोटा भी होता है। लेकिन इसमें हमेशा कैसा बनता है, छोटा, आभासी और सीधा। इस वाले में छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है और बराबर भी बनता है। इसमें केवल और केवल आभासी बनता है, तो इसमें अब वास्तविक बनेगा और आभासी दोनों बनेंगे। इसमें सीधा बनता है तो इसमें सीधा और उल्टा दोनों बनते हैं। तो ये बात भी आपको इसमें याद रखनी होती है। आगे है, ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ कैसे होते हैं, अवतल होते हैं, उसे अपन उभय अवतल लेंस कहते हैं। यदि इसको बीच में से काट दें तो ये वाला पृष्ठ कैसा है, सपाट है। सपाट को अपन कहते हैं समतल। क्या कहते हैं, समतल। तो ऐसा अवतल लेंस जिसका एक सतह अवतल और दूसरा सतह समतल होता है उसे अपन समतल अवतल लेंस कहते हैं। ऐसा लेंस जिसका ये वाला सतह तो कैसा है आपका, अवतल, और ये वाला कैसा है, उत्तल, तो उसे अपन उत्तल अवतल लेंस कहते हैं। इसी प्रकार से ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ उत्तलाकार होते हैं उसे उभय उत्तल लेंस कहते हैं। ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ ये वाला कैसा है, उत्तल, और ये वाला कैसा है हमारा, समतल है, तो उसे अपन समतल उत्तल लेंस कहते हैं। और लास्ट में एक और है, ये वाला हिस्सा कैसा है इसका, उत्तल, और ये वाला कैसा है इसका, अवतल। तो ऐसा लेंस जिसकी एक सतह उत्तलाकार और एक सतह अवतलाकार होती है तो उसे हम अवतल उत्तल लेंस कहते हैं। तो ये नाम भी आपको इसमें याद रखने हैं। अब आगे है इसमें कि किसी भी लेंस के अंदर जो अवतल अपवर्तन के नियम होते हैं वह किस प्रकार से काम करते हैं। सामान्यतः आप इसमें एक बार कुछ बातों को जान लीजिए कि जो प्रकाश की किरण होती है यदि ये मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो अपवर्तन के बाद में फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। दूसरा नियम है, जब कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर जा रही है तो अपवर्तन के बाद में वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और यदि कोई प्रकाश की किरण इस वाले बिंदु, बीच वाले क्या बोलते हैं, प्रकाशीय बिंदु ओ, यहाँ से ऐसे गुजर रही है तो बिना किसी डिस्टरबेंस के सीधे गुजर जाती है। ठीक है। इन्हीं को हम लेंस के अंदर अपवर्तन के नियम कहते हैं। ठीक है। आगे है, किसी भी आगे है इसमें किसी भी अवतल लेंस के अंदर प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है और उत्तल लेंस के अंदर भी प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। तो इस तरफ मैंने अवतल के बारे में बताया और इस तरफ मैंने उत्तल के बारे में। तो जब वस्तु अनंत पे रखी होती है तो ऐसी स्थिति में उस बिंदु का जो इमेज होगा उस वस्तु का वह कहाँ बनता है, फोकस बिंदु F1 पर, जो कि आभासी होता है, सीधा होता है और कैसा होता है, उल्टा होता है।
जो कि इस डायग्राम में दिख रहा है। ये प्रकाश की किरण आ रही है, इससे टकरा रही है, टकरा के कहाँ जा रही है, बाहर की तरफ। तो हमें लगेगा ये कहीं जाके मिल रही हैं। तो जहाँ ये मिलेंगी वही बिंदु क्या कहलाएगा, आपका फोकस बिंदु F1। और यहीं पर इनका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। और ये कैसा होगा, आभासी, सीधा और छोटा। इसमें यदि हम किसी वस्तु को अनंत पे रखते हैं, तो ये मैंने अनंत से किसी वस्तु को लेके आ रहा हूँ, तो अपवर्तन के बाद में ये दूसरी तरफ जो फोकस बिंदु होता है F2, उस पे जाके इसका प्रतिबिंब बनता है, जो कि कैसा होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु की तुलना में कैसा होता है, छोटा होता है। ठीक है। इसका अगला बिंदु है अवतल लेंस का, कि जब वस्तु अनंत से लेके प्रकाशीय बिंदु O के बीच में कहीं पर भी रखी हो, मतलब यहाँ से शुरू होके यहाँ तक कहीं भी रख दो आप, तो ऐसी स्थिति में उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह फोकस बिंदु F1 और प्रकाशीय बिंदु O के बीच में ही बनेगा। ठीक है, जो कि कैसा होगा, आभासी होगा और कैसा होगा, सीधा होगा और वस्तु की तुलना में कैसा होगा, छोटा। अवतल लेंस में केवल ये दो ही नियम बनते हैं जो कि इसके अंदर प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। ठीक है। अब आगे हम उत्तल लेंस की बात करते हैं। तो उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत और 2F1 या C1 के बीच में रखी होती है, तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु का प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच में यहाँ पे बनता है। जब अनंत पे थी तो कहाँ बन रहा था, फोकस पे। थोड़ा सा आगे लेकर आए तो इन दो बिंदुओं के बीच में बनेगा ये प्रतिबिंब। और वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब कैसा होगा, छोटा, और वह कैसा होगा, वास्तविक, और साथ में कैसा होगा, उल्टे आकार का। ये वस्तु ऐसी है तो ये उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पे। ठीक है। तीसरे वाले केस में कह रहा है कि जब वस्तु 2F1, मतलब ये वाला, यहीं पे बना दे रहे हैं इसको अपन, जब वस्तु 2F1 और F1, मतलब यहाँ इन दोनों के बीच में रखी, तो अपवर्तन के बाद में ये किरण कहाँ से जाएगी, फोकस बिंदु से। ये कौन सा होगा, हमारा F2, और ये वाला होगा हमारा 2F2 या फिर C2, इसको बोलेंगे अपन C1। ठीक है। और जब यहाँ से प्रकाशीय बिंदु से होकर गुजरेगी तो ये सीधी की सीधी ऐसे निकल जाएगी, तो ये जो होगा ये यहाँ पर निकल के आएगा। तो ये बिंदु कौन सा है, हमारा 2F2, और लास्ट में ये बिंदु कौन सा है, हमारा अनंत। तो जब कोई वस्तु उत्तल लेंस में 2F1 या F1 के बीच में कहीं रखी है, तो उसका प्रतिबिंब 2F2 और अनंत के बीच बनता है, जो कि वस्तु की तुलना में बड़ा होता है, वास्तविक होता है और साथ में कैसा होता है, उल्टा होता है। ठीक है। अगला बिंदु है इसी में हमारा उत्तल लेंस के लिए, कि जब कोई वस्तु हमारी F1 पे रखी है, कौन से वाले, 2F1 पे, या इसी को आप कहते हैं C1 पे रखी है, तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वह 2F2 पे बनेगा। ठीक है। और यहाँ पे जब ये प्रतिबिंब पूरी तरीके से बनेगा तो वह कैसा होगा, हमारा वस्तु के बराबर होगा। ठीक है, ना तो छोटा होगा ना ही बड़ा होगा, केवल क्या होगा, वस्तु के बराबर होगा, जो कि वास्तविक होगा और साथ में कैसा होगा, उल्टा होगा। ठीक है। अगला केस है इसमें पांचवा, कि जब कोई वस्तु F1 पे रखी है, तो इस स्थिति में इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। ये क्योंकि ये दो रेखाएं एक दूसरे के क्या हो गई हैं, समांतर। तो दो समांतर रेखाएं हमेशा कहाँ मिलती हैं, तो अनंत पर मिलती हुई क्या होंगी, ये प्रतीत होंगी। ऐसी स्थिति में वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वह बहुत बड़ा बनेगा और साथ में वास्तविक होगा और कैसा होगा, उल्टा होगा। ठीक है। अगला लिखा है कि जब कोई वस्तु F1 और O के बीच रखी, यहाँ पे इन दोनों के बीच में रखी है, तो वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के इस तरफ बनता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, 2F1 और अनंत के बीच बनेगा, जो कि कैसा होगा, आभासी होगा, वस्तु से बड़ा होगा और कैसा होगा, सीधा होगा। ये एकमात्र ऐसा केस होता है जिसमें उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है, नहीं तो जितने भी हमने अभी 5 केस पढ़े हैं उन सभी पांचों केसों में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा था और उल्टा बन रहा था। ठीक है। आगे है इसमें कि जो हमारा अवतल लेंस होता है, इसका जनरली हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो जब किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है तो उस दोष के निवारण के लिए हम इस अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और जो गैलीलियो दूरदर्शी होते हैं, जो दूर की वस्तुओं को देखने में काम आते हैं, टेलीस्कोप, तो उसके अंदर भी हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला है उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस का प्रयोग दूरदृष्टि दोष के निवारण में किया जाता है। साथ ही साथ दूरदृष्टि जो यंत्र होते हैं या फिर जो कैमरा वगैरह होते हैं
उनके अंदर हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और एक और होता है जो मैग्नीफिकेशन होता है, मैग्नीफिकेशन। जैसे आपने बचपन में एक तरह के लेंस से कागज को जलाया होगा, तो कागज को जलाने वाला जो लेंस होता है उसको अपन बोलते हैं आवर्धित लेंस। ये वाला, ये क्या करता है, सभी किरणों को किसी एक बिंदु पर इकट्ठा कर लेता है। तो उत्तल लेंस का ही उसमें हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। आगे दिया है लेंस की शक्ति या लेंस की क्षमता, इसे हम पावर ऑफ लेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये होते क्या है कि लेंस की आपतित किरणों को मोड़ने की क्षमता, कि जो आपतित किरणें आ रही हैं वह किस प्रकार से मुड़ सकती हैं, उसी को अपन लेंस की शक्ति कहते हैं। ये इतनी इतनी जो इसकी परिभाषा है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए आईएमपी है, क्योंकि ये कहीं मिलती नहीं है आपको। क्योंकि जो लेंस की जो आपतित किरण आ रही है, उसी किरण को यदि मोड़ने की आप क्षमता रखते हैं, तो वही क्षमता उस लेंस की शक्ति में परिवर्तित हो जाती है। और जनरली जो किताबों में लिखा है वो केवल इतना दिया हुआ आपको कि किसी भी लेंस की जो क्षमता होती है उस लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। ये 1/f मतलब ये व्युत्क्रम कहलाएगा, किसका, फोकस दूरी का। p मतलब क्या कहलाएगी, लेंस की पावर, और इसे हम p से दर्शाते हैं। यदि आप फोकस दूरी को बढ़ाएंगे तो लेंस की जो क्षमता होती है उसका मान क्या होगा, घट जाएगा। और यदि आप फोकस दूरी को कम करेंगे तो लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, यदि यहाँ पे दिया है कि दो समान लेंसों की क्षमता यदि आपको P1 और P2 दी है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों को आपस में अपन जोड़ के इस तरीके के फॉर्मूले का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, आगे एक और मोस्ट आईएमपी पॉइंट आपको दिया हुआ है कि लेंस की क्षमता को मापने का मात्रक। तो ये आप सभी ने जनरली पढ़ा होता है कि जो डायप्टर होता है, डायप्टर की सहायता से हम किसी भी लेंस की क्षमता को मापते हैं। और जो हमारा धूप के चश्मे होते हैं, याद कर लेना, धूप के जो चश्मे होते हैं जो कि काले रंग के होते हैं, उनकी जो क्षमता होती है वह जीरो डायप्टर होती है। क्या होती है, जीरो डायप्टर। तो ये बात भी आपको इसमें याद रखनी है। आगे इसमें एक फार्मूला दिया है कि यदि हम दो लेंसों की समयोजन क्षमता को निकाल रहे हैं, समयोजन मतलब उनको जोड़ रहे हैं, और दो लेंस हैं, मान लो एक ये है और एक लेंस ये है, और दोनों मान लो d दूरी पर रखें। देखो बगल बगल में चिपका चिपका कर रख दिए तो वो तो क्या हो जाएगा, d0 हो जाएगा, तो केवल ये क्षमता निकल के आएगी। यदि लेकिन हम उसकी दूरी दे दी तो फिर आंसर कैसे निकालोगे, तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है जो कि आपको इसमें याद रखना है, 1/f1 + 1/f2 माइनस d/f1 माइनस f2। तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे, आपके एग्ज़ाम के लिए आईएमपी है। ठीक है, अब आगे है इसमें लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। देखिए यहाँ पे लिखे हैं महत्वपूर्ण, तो ये महत्वपूर्ण ही है, ऐसा नहीं कि लिखा है कल मिला, क्योंकि जितने भी पॉइंट ये लिखे हैं सारे के सारे आईएमपी हैं। पहला बिंदु है कि यदि किसी लेंस के आधे वाले भाग को हम काला कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस लेंस की जो फोकस दूरी होती है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन उसकी जो तीव्रता होती है वह क्या होती है, घट जाती है। वेरी मोस्ट आईएमपी पॉइंट, याद रखेंगे आप इसे। दूसरा दिया है, यदि हम किसी लेंस को समान अपवर्तनांक वाले माध्यम में डुबो के रख दें, तो ऐसी स्थिति में लेंस की फोकस दूरी शून्य हो जाती है। और जब फोकस दूरी मान लो शून्य हो गई तो हम पीछे पढ़ के आए 1/f बराबर p। तो नीचे वाला वैल्यू क्या हो गया आपका 0, ऊपर लिखा है 1, 1/0 क्या होता है हमारा, अनंत। तो ऐसी स्थिति में वो लेंस होता है वह एक समतल प्लेट की तरह क्या करने लगता है, बिहेव करने लगता है। इसे स्थिति में उस लेंस की जो क्षमता होती है वह क्या हो जाती, अनंत, क्योंकि फोकस दूरी शून्य हो गई। इसका इसमें भाग लगाएंगे तो 1/0 क्या होता है, अनंत। तो p का मान कितना आ जाएगा, अनंत। तो आप इसको इसमें याद रखेंगे। अगला बिंदु है कि यदि किसी लेंस को हम उससे अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में डुबोते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस लेंस की प्रकृति बदल जाती है, अर्थात उत्तल लेंस अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा और अवतल लेंस उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। तो ये पॉइंट भी हमारे लिए आईएमपी है। अगला दिया है कि कम अपवर्तनांक वाले में डुबो के रख दें। यदि किसी लेंस को अपन
कम अपवर्तनांक वाले माध्यम में डुबोते हैं तो ऐसी स्थिति में लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है, जिससे लेंस की क्षमता की मान में क्या आती है, कमी आती है। ठीक है, अगला बिंदु है इसमें माध्यम पे। बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई वर्षा की बूंद है, ये क्या है, वर्षा की बूंद कहाँ पर होती है, इसके चारों तरफ क्या होती है, वायु। तो जब कोई वर्षा की बूंद वायु में होती है तो वह किस लेंस की तरह व्यवहार करती है। तो बेसिकली इस चीज़ को आप ऐसे समझें, वायु मतलब माध्यम कैसा है, विरल, और ये माध्यम कैसा है, सघन। तो जब प्रकाश की किरण विरल से काय में आ रही है, सघन माध्यम में, तो ऐसी स्थिति में अविलंब की तरफ क्या होती है, वो झुक जाती है। यहाँ से एक और किरण लेकर आए, ये भी क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। तो इसमें प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं, किसी एक बिंदु पर जाके इकट्ठी हो रही हैं। तो ऐसी स्थिति में ये वाली स्थिति क्या कहलाती है, हमारी उत्तल लेंस। तो आप इसमें याद रखें कि जब कोई वर्षा की बूंद हवा में होती है तो वह एक उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करती है। ठीक है, और इसके विपरीत दूसरा बिंदु होता है, मान लो चारों तरफ है पानी और हम एक किसी स्ट्रॉ की सहायता से या किसी भी नली की सहायता से पानी के अंदर एक बुलबुला बना रहे हैं। तो पानी के अंदर जो बुलबुला है, ये काय का है, हवा का बुलबुला। किसके अंदर है ये, पानी के अंदर। चारों तरफ क्या है इसमें, पानी। तो पानी मतलब कैसा माध्यम हो जाएगा हमारा, सघन माध्यम। हवा मतलब माध्यम कैसा हो जाएगा हमारा, विरल माध्यम। अब प्रकाश किरण सघन से आ रही है और किस में जा रही है, विरल में, तो ये अविलंब से क्या होगी, दूर हट जाएगी। ये आ रही है तो ये भी क्या हो जाएगी, अविलंब से दूर हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में ये वाली प्रकृति होती है अवतल लेंस के अंदर। तो आप दो बातें याद रखेंगे कि यदि कोई वर्षा की बूंद हवा में है तो वह हमेशा एक उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करती है, और यदि कोई हवा का बुलबुला पानी के अंदर है तो वह एक अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, आगे है वस्तुओं के रंग। सामान्य प्रकाश में रखी गई जिस वस्तु के प्रकाश के परावर्तन अथवा अपवर्तन द्वारा हमारी आंख में भेजती है, वह वस्तु हमें उसी रंग की ही दिखाई देती है। किसी भी वस्तु के जो रंग होते हैं वह मुख्य रूप से दो कारकों पर निर्भर करते हैं। पहला होता है वह वस्तु किस रंग के प्रकाश में देखी जा रही है, और दूसरा जो बिंदु होता है वह क्या होता है, वह वस्तु किस रंग का तो परावर्तन कर रही है और किस रंग का अपवर्तन कर रही है। तो ये चीज़ भी उसमें डिपेंड करती है, और किस रंग को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही है। तो इन दो कारकों की वजह से हम उस रंग की पहचान करते हैं। ठीक है, आगे है इसमें एक नोट, इसमें लिखा है कि काला रंग काला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इस स्थिति में सभी रंगों का क्या हो जाता है, अवशोषण। ठीक है, क्योंकि कोई दूसरा रंग इसमें परावर्तित तो हो ही नहीं पाता है। सफ़ेद रंग सफ़ेद इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इस स्थिति में सभी रंगों का क्या हो जाता है, परावर्तन। मतलब सारे के सारे रंग क्या हो जाते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, कोई भी रंग इसमें एब्जॉर्ब नहीं होता है। तीसरा है जो रंग हमें बेसिकली अपनी आँखों से दिखाई देता है उसी रंग का केवल क्या होता है, परावर्तन। बाकी सभी रंगों का अवशोषण हो जाता है। तो यही चीज़ होती है जो कि हमें रंग की पहचान करवाती है। आगे है प्राथमिक, द्वितीयक और पूरक रंग। तो एक नाम पढ़ लीजिए जिसका नाम है नहला। आप सभी लोगों ने ताश वगैरह तो कभी ना कभी पढ़े होंगे, क्योंकि मैथ्स में जो प्रायिकता होती है उसमें हमें ताश के बारे में कुछ ज्ञान अर्जित करना होता है। तो उसमें नहले के नाम से जो 9 रंग का कार्ड होता है उसको बोलते हैं अपन। तो ना का मतलब होता है नीला, हा का मतलब क्या होता है, हरा, ला का मतलब क्या होता है, लाल। तो इन 3 रंगों को, नैला को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक रंग की श्रेणी में रखते हैं। इसके अतिरिक्त आपको कुछ और इसमें नहीं पढ़ना है। और प्राथमिक रंग का प्रयोग हम विभिन्न प्रकार के प्रिंटिंग उद्योगों में करते हैं। दूसरा जो हमारा रंग है जिसका नाम है द्वितीयक रंग, जिसे अपन सेकेंडरी कलर कह रहे हैं। तो ये कब बनता है, जब हम दो प्राथमिक रंगों का आपस में मिश्रण करते हैं तो उससे हमेशा द्वितीयक रंगों का निर्माण होता है। जैसे मान लो यहाँ पर मेरे पास है नीला रंग, ये है मेरे पास हरा रंग, और ये मेरे पास है लाल रंग। तो हम कर क्या रहे हैं सामान्यतः इसमें, यदि मैं नीले वाले रंग में हरे रंग को जाके ऐसे मिला दूं, इन दोनों रंग को आपस में क्या कर दिया मैंने, प्लस कर दिया, तो जो रंग बनेगा सियान
वही मेरा क्या कहलाएगा, द्वितीयक रंग कहलाएगा। यदि मैं क्या करूँ, यहाँ से हरे रंग को लूँ और यहाँ से मैं लाल रंग को लूँ और दोनों को आपस में मिला दूँ, तो जो रंग तैयार होगा उसे अपन कहते हैं पीला रंग। ये भी क्या कहलाएगा, हमारा द्वितीयक रंग कहलाएगा। यदि यहाँ से आप लाल रंग को लेते हैं और यहाँ से आप नीले रंग को लेते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं, तो जो रंग आपको मिलेगा वो कैसा होता है, मैजेंटा। इसी को अपन रानी रंग भी कहते हैं। तो जब हम दो प्राथमिक रंगों को आपस में इस प्रकार से जोड़ते हैं, तो बनने वाले जितने भी मैंने गोल गोल कर रखे हैं, सारे के सारे द्वितीयक रंग कहलाते हैं। ठीक है। एक और पोर्शन बचा हुआ है इसमें कि संपूरक रंग क्या होते हैं। तो संपूरक रंग के लिए भी इसी में समझ लो आप। ये ऊपर वाला कौन सा रंग है आपका, प्राथमिक। ये सामने वाला कौन सा है आपका, द्वितीयक। ये प्राथमिक, सामने वाला द्वितीयक। ये प्राथमिक, सामने वाला द्वितीयक। तो जब हम एक प्राथमिक रंग में दूसरे उसके सामने वाले द्वितीयक रंग को जोड़ते हैं, मतलब इस वाले रंग में इसको जोड़ दो आप ऐसे। मतलब यदि आप नीले रंग के अंदर पीले रंग को मिलाएंगे तो कौन सा कलर बनेगा, सफ़ेद रंग। यदि अब हरे में मैजेंटा को मिलाएंगे तो कौन सा बनेगा, सफ़ेद। यदि अब लाल में सियान को मिलाएंगे तो कौन सा बनेगा, सफ़ेद। तो इसी रंग को अपन क्या कहते हैं, संपूरक रंग या पूरक रंग कहते हैं। ठीक है। तो जब एक प्राथमिक रंग में दूसरा द्वितीयक रंग मिलाया जाता है तो उससे प्राप्त होने वाले रंग पूरक या संपूरक रंग कहलाते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ दर्शाया है पूरक रंगों के बारे में, कि जिन दो रंगों को मिलाने पे यदि सफ़ेद रंग बनता है, इसमें एक रंग आपका होता है प्राथमिक और दूसरा रंग क्या होता है आपका, द्वितीयक। तो इसी को अपन क्या कहते हैं, पूरक रंग कहते हैं। तो ये बात आप इसमें याद रखेंगे। ठीक है। अब आगे है इसमें मानव नेत्र में होने वाले दृष्टि से संबंधित दोष, जिसमें सबसे पहला आपको दिया है निकट दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष क्या होता है, तो ऐसा दृष्टि दोष जिसमें हमें निकट की वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन दूर स्थान पे रखी वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। और इसमें कितने निकट की दिखाई पड़ती है आपको, 25 सेंटीमीटर निकट की वस्तु। तो उसे ही अपन क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। मतलब निकट का तो दिखे लेकिन दूर का आपको दिखाई ना दे। कितने निकट का दिखे, 25 सेंटीमीटर के बगल का। ठीक है। और इसके उपचार के लिए हम सामान्यतः क्या करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्योंकि निकट दृष्टि दोष में जो हमारे आँख का जो लेंस होता है, उस लेंस की जो फोकस दूरी होती है वह क्या हो जाती है, घट जाती है। तो यहाँ पर 4 बिंदु हैं। इन 4 बिंदुओं के आधार पर आपको निकट दृष्टि दोष के बारे में बातें याद रखना है। सबसे पहला, निकट का दिखता है मतलब 25 सेंटीमीटर स्थान पे रखी वस्तु आपको दिखाई देती है, लेकिन दूर स्थान पे रखी वस्तु आपको दिखाई नहीं देती है। उपचार करने के लिए हम इसमें अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और इस दोष के अंदर हमारे आँख का जो लेंस होता है उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है। ये सभी चारों बातें किसके लिए बात कर रहे हैं अपन, निकट दृष्टि दोष के लिए। दूसरा है हमारा जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है, यदि हम क्या हो जाएं, हमारी आयु क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो आयु बढ़ने के साथ साथ यदि हमारी आँखों से पास और निकट या फिर आप कहें कि निकट और दूर स्थान पे रखी दोनों प्रकार की वस्तुएं आपको दिखाई ना दें, क्योंकि आयु बढ़ गई है तो फिर आपकी जो लेंस है आँखों के वो ठीक से काम नहीं करेंगे। तो निकट और दूर स्थान पे रखी वस्तुएं आपको दिखाई नहीं देती हैं तो आपको हो जाता है जरा दृष्टि दोष। ऐसी स्थिति में हमें द्विफोकसीय लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो इसके निवारण के लिए द्विफोकसीय लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तीसरा इसमें दिया है हमको वर्णांधता। वर्ण का मतलब होता है रंग और अंधता मतलब होता है दिखाई ना देना। यदि आप 3 रंग मैंने पढ़ाए थे आपको, नहला, नीला, हरा और लाल, और इसमें भी मुख्य रूप से हरा और लाल। यदि आपकी आंखें हरे रंग और लाल रंग में पहचान नहीं कर पाती हैं तो उसे ही अपन क्या कहते हैं, वर्ण अंधता कहते हैं। वर्ण अंधता एक आनुवांशिक रोग होता है। कैसा रोग होता है, आनुवांशिक। मतलब ये जन्मजात होता है, ये हमें अपनी पीढ़ी से मिलता है। ठीक है। और इसका कोई भी उपचार नहीं है। अगला है हमारा चौथा, दूरदृष्टि दोष। ऐसा दोष जिसमें दूर स्थान पे रखी
वस्तु तो आपको दिखाई देती है, लेकिन निकट स्थान पे रखी वस्तु कितने निकट रखी है, तो आंसर रहेगा 25 सेंटीमीटर। रखी वस्तु आपको दिखाई नहीं देती है। दूर की वस्तु दिखाई दे लेकिन पास की वस्तु आपको दिखाई नहीं दे रही है, तो उस स्थिति में आपकी आँख में दूरदृष्टि दोष हो गया है। और इस दोष के उपचार के लिए हमें मुख्य रूप से उत्तल लेंस का प्रयोग करना होता है, क्योंकि इस स्थिति में हमारी आँख का जो लेंस होता है, उसकी जो फ़ोकस दूरी होती है, वह क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और इस वाले में क्या हो रही थी, फ़ोकस दूरी घट रही थी। तो ये 4 बातें आपको इस दूरदृष्टि दोष में याद रखनी है, ठीक है। अगला दिया हुआ है इसमें अबिंदुकता, जो कि हमारा 5वां रोग है। अबिंदुकता को ही आप हिंदी में एक और नाम से जानते हैं, जिसे बोलते हैं दृष्टि वैषम्य। वैषम्य ये रोग क्या होता है, यदि कोई वस्तु इस प्रकार से रखी है, ये कौन सी जगह है, क्षैतिज, ये कौन सी है, ऊर्ध्वाधर। यदि क्षैतिज स्थान पे रखी वस्तु आपको दिखाई दे रही है, लेकिन ऊर्ध्वाधर स्थान पे रखी वस्तु आपको दिखाई नहीं दे रही, तो ऐसी स्थिति में आपको अबिंदुकता रोग हो जाता है। और इसके उपचार के लिए हमें बेलनाकार लेंस का प्रयोग करना होता है। कौन सा लेंस लगाएंगे हम, बेलनाकार लेंस। तो ये इस प्रकार से हमारी नेत्र में होने वाले 5 महत्वपूर्ण रोग हैं, जो कि आपको इसमें पढ़ना होते हैं, ठीक है। अब आपका ये चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। इसकी 3 वीडियो बनाई है मैंने, तीनों वीडियो को अच्छे से देखें, आपका एक भी प्रश्न इसका गलत नहीं होगा, ठीक है। और इस क्लास की जो PDF होगी वह आपको टेलीग्राम के चैनल पर शेयर कर देंगे, वहाँ से आप इसे प्राप्त कर लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।